जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको 12वीं का जो आपको हिंदी है दिगंत, जिसका नाम है भाग आपको 1, ठीक है ना। जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपको जो गद्य खंड है उस गद्य खंड का जो तीसरा लेसन है संपूर्ण क्रांति, उसी का आज हम लोग क्या करेंगे कि आपको क्लास करेंगे। इस क्लास के अंतर्गत आपको क्या है कि इसमें सबसे पहले आपको समरी मिलेंगे, इसके अलावा आपको एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, इसके अलावा लॉन्ग फॉर्म मिलेंगे, इसके अलावा आपको शॉर्ट फॉर्म मिलेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सारे चीज जो है वो आपको एक ही क्लास में जो है वो आपको मिलेंगे। तो साथियों, चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप पहले लेसन नहीं देखे हुए हैं, बातचीत या दूसरा क्लास आप नहीं किए हुए उसने कहा था, तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख लेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले एक चीज याद रखिएगा कि इसमें समय जो है ज्यादा लगेगी, क्योंकि यह एक ऐसा लेसन है जिसमें आपको हिंदी कम और पॉलिटिकल जो है वो आपको ज्यादा है। तो इसमें कुछ समय आपको देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि संपूर्ण क्रांति जो हमारा एक क्या है कि पार्ट है, तो संपूर्ण क्रांति जो है सबसे पहले एक भाषण का क्या है कि आपको अंश है, ठीक है ना। तो ये जो संपूर्ण क्रांति नाम का जो भाषण दिए थे वो आपको जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जयप्रकाश नारायण जी का परिचय करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले इनके जन्म के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, तो जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म होता है वो आपको 11 अक्टूबर 1902 को होता है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। कभी कभी इनके जन्म के बारे में भी जो होते हैं वो आपको पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। उसके बाद इनका जो मृत्यु होता है वो आपको 8 अक्टूबर 1979 को, यानी कि 77 वर्ष की आयु में ये इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो देखिए, तो गांव का नाम याद रखिएगा, सिताब दियारा गांव, ठीक ना, जो कि आपको उत्तर प्रदेश के क्या है कि बलिया और आपको क्या है कि बिहार के सारण जिला में जो है ये आपको फैला हुआ गांव है। इसी में इनका जन्म जो होता है वो आपको 11 अक्टूबर 1902 को होता है। इनके पुकार का नाम क्या है, इन्हें जो है किस किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, बचपन में इन्हें बाउल के नाम से जो है वो आपको जाना जाता था। इनका जो और एक नाम है वह है आपको जेपी, जेपी मतलब जयप्रकाश। उसके बाद जो है भारतीय जनता इन्हें प्यार से लोकनायक कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकनायक। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न है कि लोकनायक, जेपी और बाउल के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप क्या कहेंगे? जयप्रकाश नारायण जी को। इनके माता का नाम अगर हम बात करते हैं तो वह है आपको फुलरानी देवी, यानी कि इनके माता कौन थे? वो आपको फुलरानी देवी। तो साथियों, आपके एग्जाम में यहाँ से बेसिक से कई सारे प्रश्न जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। देखिए आगे क्या कर रहा है। फिर इनके पिता का नाम, तो देखिए इनके पिता का नाम जो है वो आपको हर्षुदयाल। क्या है? हर्षुदयाल। पत्नी का नाम इनका पूछा जाएगा तो वो आपको प्रभावती देवी, जो गांधीवादी नेता ब्रज किशोर प्रसाद की क्या थी कि आपको पुत्री थी। फिर शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभिक शिक्षा इनका जो हुआ घर पर हुआ। फिर है अमेरिका प्रवास के दौरान 1922 से 1929 के बीच ये क्या किए थे कि आपको कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जो है वहाँ, इसके अलावा आपको वर्कले, विस्कॉन्सिन मेडिसन विश्वविद्यालय से क्या कहते हैं कि समाज शास्त्र की शिक्षा जो है वो आपको ग्रहण किया। 1929 में स्वदेश लौट गए, क्योंकि इनकी माँ का तबीयत जो था काफी ज्यादा अस्वस्थ रहने लगा। तो यानी कि माँ की अस्वस्थता के कारण, क्या कहेंगे, माँ की तबीयत अस्वस्थ होने के कारण ये क्या होते हैं कि पीएचडी नहीं कर सके और आपको ये स्वदेश जो होते हैं वो आपको लौट जाते हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए कि ये जो जयप्रकाश नारायण जी है ये आपको अमेरिका कब तक रहे थे, तो ये आपको 1922 से 1929 तक रहे थे। और इसी बीच जो है वो आपको कई सारे यूनिवर्सिटी में जो है अमेरिका के वो क्या कहते हैं कि आपको शिक्षा जो थे वो आपको ग्रहण किए थे। और अमेरिका से वापस लौटते कब, इस डेट को याद रखिएगा, 1929 में। अमेरिका शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं कब, तो वो आपको 1922 में। और यहाँ पे स्कूल का जो कुछ नाम दिए गए हैं, कॉलेज का जो कुछ नाम दिए गए हैं, उसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या करा है। फिर है कि यहाँ पे कुछ बातें हैं जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, वो आपको जानना जरूरी है। तो देखिए, तो जयप्रकाश नारायण जी जो होते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान क्या होता है कि अपनी पढ़ाई जो होते हैं बीच में अधूरी छोड़ देते हैं। तो ये जो देख रहे हैं असहयोग आंदोलन, ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया क्या था कि प्रथम जन आंदोलन था। और जन आंदोलन था इसका मतलब ये हो गया कि इसमें समाज के सभी वर्ग के लोग हिस्सा लिए थे, चाहे वो छात्र हो, छात्राएं हो, इसके अलावा आपको अमीर हो, गरीब हो, बच्चे हो, ठीक है ना, बालक हो, बालिकाएं हो, ठीक है ना, यानी समाज के सभी एक वर्ग के लोग जो थे इसमें हिस्सा जो थे वो आपको लिए थे।
तो इसी दौरान इन्होंने भी अपनी पढ़ाई जो थे वो आपको बीच में ही क्या कर दिए थे कि आपको छोड़ दिए थे। चलिए आइए अब हम इनके राजनीतिक जीवन के बात अगर करते हैं तो 1929 में ये अमेरिका से क्या होते हैं कि आपको वापस लौटते हैं, और अमेरिका से वापस लौटने के बाद क्या करते हैं कि आपको 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या होते हैं कि आपको शामिल होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि हमारे देश की सबसे प्राचीन पार्टी होती है, जिसका गठन आपको 1885 में होता है, ठीक है ना। तो इसी पार्टी में क्या होते हैं कि ये आपको शामिल हुए। 1932 में जो है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था, तो देखिए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी जी के नेतृत्व में क्या किया गया था कि आपको चलाया गया था, और इसी दौरान वो क्या किए थे तो आपको जेल गए थे, ठीक है ना। और 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का क्या किए थे कि आपको गठन किए थे, मतलब कि कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाए थे। कई सारे लोग जो थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, उसमें से आपको कौन थे, तो आपको जयप्रकाश नारायण जी भी एक थे, ठीक है ना। तो ये है इनके राजनीतिक जीवन जिसके बारे में आपको याद रखना है। फिर आगे चलते हैं, इनके राजनीतिक जीवन के बारे में और भी चर्चा करेंगे। देखिए तो 1942 में इन्हें क्या होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन से यानी कि विशेष प्रसिद्धि मिली, ठीक है ना। तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, क्विट इंडिया मूवमेंट, यह कब चलाया गया था, तो साथियों क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वह आपको 1942 से 1944 के बीच में गांधी जी के द्वारा जो था चलाया गया था। और इसमें गांधी जी क्या कहते कि करो या मरो का जो थे वो आपको नारा दिए थे। और यही एक ऐसा आंदोलन है जो अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए क्या कर दिया कि आपको विवश कर दिया। 1952 में ये क्या करते हैं कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। 1954 में विनोबा भावे के द्वारा शुरू किए गए जो भूदान आंदोलन थे, इस भूदान आंदोलन से जुड़े। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो साथियों भूदान आंदोलन की शुरुआत जो होती है 1952 में होती है, और भूदान आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो आपको आंध्र प्रदेश से होती है। इस बात को भी आपको याद रखना है। विनोबा भावे ने इसे शुरू किया था मतलब भूमिहीनों के लिए, कि जिसके पास भूमि नहीं है उसे क्या किया जाए कि आपको भूमि दिया जाए, ठीक है ना। मतलब लोगों से रिक्वेस्ट किए जिनके पास भूमि थे उन लोगों से, ठीक है ना। 1974 में बिहार में शुरू हुए छात्र आंदोलन का क्या किया कि आपको नेतृत्व किया था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व 1974 में किसने किया था, तो हम क्या कहेंगे जयप्रकाश नारायण जी। 1975 में आपातकाल के दौरान जेल गए थे, क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी जो थी वो आपको आपातकाल जो थी आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर लगवाई थी, जिस वजह से इन लोगों को क्या हुआ था कि आपको जेल जाना पड़ा था। क्योंकि 1975 का आपातकाल जो लागू हुआ था, इंदिरा अपने विरोधियों को जेल में बंद रखने के लिए क्या किए थे कि आपको ये आपातकाल की घोषणा जो थे वो आपको करवाए थे। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1975 में जो आपातकाल लागू करवाई थी इंदिरा गांधी ने, उस समय जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो वे थे आपको फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है ना। फिर 1977 में जनता पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाए, और 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को क्या होता है कि आपको चुनाव में सफलता मिलती है, और इस प्रकार से पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो होती है केंद्र में वो आपको जनता पार्टी की बनती है। और जनता पार्टी की ओर से जो प्रधानमंत्री बनते हैं पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, वे आपको मोरारजी देसाई जो थे वो आपको बनते थे। यहाँ पूछा जाएगा कि जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, तो क्या कहेंगे 1977 में। तो इन सभी चीजों को देख लेना है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, अब देखिए अब है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया दूसरा जन आंदोलन था। कुछ बातें जिसको जान लीजिए। पहला जन आंदोलन की बात करेंगे तो वह था आपको क्या जानते हैं, तो वह था आपको असहयोग आंदोलन। इसकी शुरुआत जो होती है डांडी यात्रा से। डांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक जो होती है वो आपको चलती है, और इसी के बाद आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या होती है कि आपको शुरुआत होती है। तो डांडी यात्रा कितना दिन चलता है, तो आपको 24 दिन चलता है। तो इन चीजों को याद रखिएगा। भारत छोड़ो का नारा जो है वो आपको कौन दिया था, तो देखिए तो भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली द्वारा दिया गया था, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का जो नारा है वो आपको गांधी जी के द्वारा दिया गया था। देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार वर्ष 1977 में बनी थी, किस पार्टी की, जनता पार्टी की। इसको आप याद रखिएगा। और इसके पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। तो शुरू में आपको बता दिए थे कि ये पार्ट जो है वो आपको हिंदी कम और आपको पॉलिटिकल से जो है वो आपको ज्यादा जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें क्या होता है कि थोड़ा समय लगता है। चलिए अब चलते हैं आगे क्या कह रहा है, सुनिए। अब है कि इनके द्वारा कुछ कृतियां लिखी गई है, उस कृतियां के बारे में जानते हैं। तो देखिए तो इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक जो है भारतीय राजनीति पे लिखे थे, जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसने लिखा था, तो हम क्या कहेंगे जयप्रकाश नारायण जी। और 1965 में इन्हें समाज सेवा के लिए क्या होता है कि रमन मैक्सेस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो साथियों यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि रमन मैक्सेस अवार्ड जो है वो आपको क्या है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए रमन मैक्सेस अवार्ड जो है वो आपको रमन मैग्सेसे के नाम पर, फिलीपींस के जो राष्ट्रपति है रमन मैग्सेसे, उनके नाम पे दिए जाते हैं। इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, और इसे पाने वाले जो पहले भारतीय थे वे आपको आचार्य
विनोबा भावे थे, जिन्हें 1958 में यह अवार्ड दिया गया था। और इस पुरस्कार की शुरुआत ही होती है 1957-58 में। और इसके पहले भारतीय विजेता जो होते हैं आपको कौन होते हैं जानते हैं? तो आचार्य विनोबा भावे। और 1965 में किसे मिलता है समाज सेवा के लिए? तो वह आपको यानी कि जयप्रकाश नारायण जी को। और रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो आपको 6 क्षेत्रों में क्या होते हैं कि आपको दिए जाते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। रमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के स्मृति में 1958 से क्या दिया जाता है, और इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, अभी बताया है। और यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में क्या होते हैं दिए जाते हैं। और इसके पहले विजेता क्या आएंगे भारत के? तो वह है आपको आचार्य विनोबा भावे। चलिए अब चलते हैं आगे। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप इस बात को जरूर बताएंगे, ठीक है ना। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है किन 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जरा सा बात करते हैं। तो देखिए, तो एक आपको शासकीय सेवा, समुदाय नेतृत्व, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, और आपको क्या है जानते हैं? रचनात्मक संचार कला। क्या है? मतलब रचनात्मक संचार कला। इसके अलावा आपको क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय समझ। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समझ। और साथ साथ उद्गामी नेतृत्व में जो होता है इसको दिया जाता है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। मतलब टोटल जो है 6 क्षेत्र जो होते हैं उसमें आपको क्या होता है कि आपको दिए जाते हैं। 1998 में इन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत रत्न जो कि आपको भारत सरकार का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। और इससे 1958 में जो होता है, सॉरी 1958 कह रहे हैं, 1998 में वो आपको जयप्रकाश नारायण जी को सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ से एक बात आएगी कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी कब? तो वह आपको 1954 में। और इसके पहले विजेता जो थे डॉक्टर आपको एस राधा कृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और 1954 में 3 व्यक्ति को मिला था। एक आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन, और इसके अलावा जो थे वो आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो आप देख रहे हैं मतलब भारत रत्न, ठीक है ना, इन्हें 1998 में दिया गया था। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ से जो कुछ भी आपको बताई जा रही है सारी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति पाठ के अंतर्गत जेपी के विचारों का उल्लेख कीजिए। मतलब कि यहाँ से जो है संपूर्ण क्रांति जो पाठ है उसके निचोड़ को आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए, तो सबसे पहले प्रस्तुत पाठ में क्या है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण का एक अंश। मतलब कि ये जो संपूर्ण क्रांति पाठ है इसमें क्या है कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिए गए भाषण का एक अंश है। देखिए इसे आप बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, 5 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आइए, जिससे उन्होंने 5 जून 1974 को क्या कहते हैं कि पटना के गांधी मैदान में दिया था। मतलब कि संपूर्ण क्रांति का जो ऐतिहासिक भाषण है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा कब दिया जाता है? तो आपको 5 जून 1974 को। और कहाँ दिया जाता है इसे भी याद रखिएगा, पटना के गांधी मैदान में। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जो है जन मुक्ति पटना से क्या है कि आपको प्रकाशित है। अगर आपको पढ़ना है तो वहां से आप इसे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। भाषण को सुनने के लिए क्या होता है कि आपको लाखों की संख्या में लोग जो थे पूरे प्रदेश से आए, जिसमें युवाओं का बोलबाला था। क्या है? युवाओं का बोलबाला था। नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और राम वृक्ष बेनीपुरी जी होते तो उनकी कविता भारत के नव निर्माण के लिए क्या होता कि आपको क्रांति का कार्य करती, लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है। मतलब कि ये जो संपूर्ण क्रांति नाम का जो भाषण है, ठीक ना, संपूर्ण क्रांति जो भाषण ये दिया ही इसलिए गया था ताकि देश में प्रदेश में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, इससे क्या किया जाए कि आपको निजात पाया जाए। इसीलिए इसे क्या किया गया था कि आपको दिया गया था। आगे देखिए क्या कर रहा है जयप्रकाश नारायण जी। कहते हैं कि ये जिम्मेदारी मैंने मांग के नहीं लिया है, मुझे ये जिम्मेदारी युवा पीढ़ी के द्वारा जो है वो आपको सौंपी गई है। वे कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला जो होगा वो आपको किसका होगा? मेरा होगा। क्या होगा? मेरा होगा। लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद जो है अमेरिका में अपने बलबूते जो है पढ़ाई की तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हो गए। देखिए ये मार्क्सवादी थे। क्या थे? मार्क्सवादी थे। लेकिन फिर भी देश की आजादी के लिए ये क्या हुए थे कि आपको अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या हो जाते कि आपको शामिल हो जाते थे। ये जो कम्युनिस्ट बनते हैं ना जयप्रकाश नारायण जी 1924 में, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। जयप्रकाश बाबू से मिले बहुत सारे नेता और सब ने एक तरफा उन्हें लोकतंत्र की शिक्षा तो दी, तो दूसरी तरफ क्या होता है कि लोगों के जुलूस को रोका गया। क्या किया गया? रोका गया। मतलब कि इनके कुछ मित्र जो है वो आपको इंदिरा गांधी से कंप्रोमाइज करवाने के लिए क्या होते हैं कि उनसे मिलते हैं। एक तरफ लोग उन्हें लोकतंत्र की शिक्षा देते हैं, दूसरी तरफ जो है रैलियों को क्या कहते हैं, रोकते हैं। ऐसा ही उन्होंने अपने भाषण में जो है वो आपको कहते हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से क्या करते हैं कि आपको
कुचलते हैं। क्या है? कुचलते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? तो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, क्योंकि एक तरफ जो लोग लोकतंत्र की वकालत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है वो लोग लोकतंत्र के कुचलने का भी क्या करते हैं कि आपको कार्य करते हैं। और ये कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं हूं और मैंने ये जिम्मेदारी मांग कर नहीं लिया, बल्कि मुझे युवा पीढ़ी ने यह जानकारी जो सॉरी यह जो जिम्मेदारी है वो आपको स्वयं दिया है, और इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगा। मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं काम से नेता बनूंगा। ऐसा ये कहते हैं इस पाठ के संदर्भ में, ठीक है ना, अपने भाषण में ये कहते हैं। चलिए आगे देखिए क्या कहते हैं। लेखक के कुछ मित्र उनका और इंदिरा जी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे। लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा जी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। क्या है? नहीं है, बल्कि उनकी गलत नीतियों से मेरा झगड़ा है। लेखक ने कई बार बापू और नेहरू जी को भी क्या किए कि आलोचना की है। लेखक कहते हैं कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसका प्रमुख कारण चुनावों का खर्चा है। सही बात है, चुनाव में बढ़ती हुई खर्चा जो है वही आपको क्या है कि भ्रष्टाचार का जो है सबसे बड़ा क्या है कि आपको कारण है। आज के लोकतंत्र में जनता को इतना ही अधिकार है कि वह चुनाव करे, परंतु चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर क्या है कि जनता का कोई अंकुश जो है वो आपको नहीं होता है। लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस तथा पत्रिकाएं प्रतिनिधियों पर क्या है कि आपको अंकुश लगाती है, लेकिन हमारे देश में इसका बहुत अभाव है। जयप्रकाश नारायण जी की का ये भाषण सुनने वाले जो होते हैं वो आपको क्या हो जाता है कि आपको मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, यानी कि इनका ये जो भाषण होता है वो आपको काफी अच्छा होता है। तो देखिए साथियों, तो आज हम लोग क्या किए कि लेखक का परिचय किए, इसके अलावे क्या किए कि आपको संपूर्ण क्रांति जो पाठ है उसका हम लोग क्या किए कि आपको निचोड़ मतलब जो था आपको सारांश, उस सारांश को यहाँ पर रखे। कल हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो एमसीक्यू है उस एमसीक्यू को क्या करेंगे कि आपको लेकर जो है साथियों हम आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।